हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का मैक्स मांगा एक्सप्लेन में। आज हम फिर से शुरू करने जा रहे हैं रेवरेंड इंसैनिटी का अगला एपिसोड। कहानी वही है, लेकिन हर दिन एक नया मोड़ लेकर आती है। तो बिना देर किए चलिए अब शुरू करते हैं आज की चैप्टर नंबर 496 से 500 तक। इंक की लकीरें अपनी मर्जी से बदलती रहीं, कभी मुड़ती तो कभी सीधी हो जाती, और बहुत देर बाद जाकर वो धीरे धीरे थम गईं और एक पूरा टेरेन का नक्शा बनकर सामने आ गईं। नक्शे के बिल्कुल बीच में एक ऊंचा सा इलाका दिख रहा था। वहां कोई खड़ी चट्टानें नहीं थीं, बस बड़ी ही हल्की ढलान थी, जैसे धीरे धीरे ऊपर चढ़ती हो। उस जगह पर एक खुली सी जगह थी जो बिल्कुल किसी टनल जैसे रास्ते की तरह लग रही थी। उस जगह के ऊपर दो शब्द लिखे थे, DQ। DQ के चारों तरफ दलदल और जंगल फैले हुए थे, और नक्शे के साउथवेस्ट कोने में एक नदी भी बनकर उभर रही थी। नक्शे के नीचे की तरफ 4 लाइनें लिखी थीं। मिट्टी में उजाला फैले, 100,000 फीट ऊंचाई तक चमके, सोली तक आकाश में तैरते हुए, और बहराइन वाली बर्फ की महक की तारीफ करते हुए। फैंग युआन ने इन चारों लाइनों को धीरे से दोहराया, जैसे खुद से बुदबुदा रहा हो, लेकिन बहुत देर सोचने के बाद भी उसे समझ नहीं आया कि असल में ये कहना क्या चाहती हैं। ये चारों लाइनें सुनने में तो किसी कविता जैसी लग रही थी, लेकिन फिर भी पूरी तरह कविता नहीं थी। जीयू की किसी रेसिपी जैसी धुन उनमें थी, लेकिन वो भी पक्का नहीं था। लेकिन फांग युआन को एक बात पूरे भरोसे से समझ आ गई थी कि ये चारों पहेली जैसी लाइनें किसी ने जानबूझकर ही यहां छोड़ी थीं। और भी हैरान कर देने वाली बात यह हुई कि नक्शा बनने के कुछ ही देर बाद वो धीरे धीरे उस ग्रे वाइट पत्थर की स्लैब से गायब होने लगा। थोड़ी ही देर में फैंग युआन के हाथों में पकड़ी हुई वो स्टोन स्लैब बिल्कुल सफ़ेद हो गई, मानो उस पर पहले कभी कुछ बना ही न हो। लेकिन फांग युआन ने जैसे ही अपनी आंखें बंद कीं, उसे उस नक्शे की हर एक लाइन, हर एक निशान, हर एक कोना बिल्कुल साफ और बिल्कुल वैसा ही याद आने लगा, जैसे वो उसी वक्त उसके सामने खड़ा हो। यह फैंग युआन की कोई गजब की मेमोरी नहीं थी, बल्कि वजह कुछ और ही थी। पेंटिंग आइडिया ग्यू। कभी न कभी इस स्टोन स्लैब पर पेंटिंग आइडिया जू का इस्तेमाल किया गया था। यह जू किसी भी दृश्य को एक तस्वीर की तरह बदलकर जू मास्टर की मेमोरी में गहराई से दर्ज कर देता है, ताकि वह उसे जिंदगी भर न भूल पाए। फैंग युआन की आंखों में समझ की एक हल्की सी चमक उभर आई। स्पष्ट था कि यह किसी जू मास्टर द्वारा छोड़ी गई इनहेरिटेंस थी। इन स्टोन स्लैब्स को पहचानने के लिए फैंग युआन ने जे ट्राइब की इन्वेंट्री से कई क्रिस्टल क्लियर गू, सनशाइन गू, मूनशाइन गू और न जाने कितने गू पहले ही निकाल लिए थे। कुछ ही देर पहले उसने इन्हीं ज्यू वर्म्स का इस्तेमाल किया था और बड़ी कुशलता से अपनी प्राइमीवल एसेंस इनमें डालकर उनकी जांच की थी। ये तरीके ग्रे वाइट स्टोन स्लैब्स को अप्रेज करने के खास तरीके थे। आखिरकार यही तरीके इस स्टोन स्लैब के सीक्रेट को एक्टिवेट करने की कुंजी बन गए। इस स्टोन स्लैब को बनाने वाले ग्यू मास्टर ने सिर्फ पेंटिंग आइडिया ग्यू ही नहीं, बल्कि और भी कई ग्यू वर्म्स का सहारा लिया था ताकि ऐसा असर पैदा हो सके। यह बिल्कुल साफ था कि ये एक जू मास्टर की इनहेरिटेंस थी, और अपने इनहेरिटर को ढूंढने के लिए उसने काफी मेहनत और सोच समझकर सब छोड़ा था। फैंग युआन हल्का सा मुस्कुराया। ऐसी हालत में, ऐसे समय पर उसे एक जू मास्टर की इनहेरिटेंस से जुड़े सुराग मिल जाना वाकई दिलचस्प था। इनहेरिटेंस इस दुनिया की एक तरह की सांस्कृतिक पहचान थी। चाहे राइचस गू मास्टर्स हों या डिमोनिक गू मास्टर्स, हर कोई अपनी इनहेरिटेंस बनाकर दुनिया में अपने अस्तित्व की एक अनोखी छाप छोड़ना चाहता था। हालांकि फांग युआन को इस इनहेरिटेंस के बारे में कुछ सुराग मिल गए थे, फिर भी उसके चेहरे पर कोई खास खुशी नहीं दिखी। पिछले 500 सालों में उसने ऐसी अनगिनत स्थितियां देखी थीं, इसलिए उसके लिए ये सब बिल्कुल आम बात थी। ज्यादातर ग्यू मास्टर्स अपनी इनहेरिटेंसेस पीछे छोड़ ही जाते थे। इसी वजह से इनहेरिटेंसेस कभी कमी में नहीं थीं। गू इमॉर्टल इनहेरिटेंसेस, रैंक 4 या रैंक 5 गू मास्टर की इनहेरिटेंसेस असली कीमती तो ये थीं, लेकिन साथ ही रैंक 2 या रैंक 3 की इनहेरिटेंसेस भी बहुत थीं। यहां तक कि रैंक 1 गू मास्टर्स द्वारा बनाई गई इनहेरिटेंसेस भी आम मिलती थीं। समय बीतने के साथ साथ और कभी प्राकृतिक तो कभी इंसानी आपदाओं की वजह से बहुत से गू मास्टर्स किसी इनहेरिटेंस को ढूंढने जाते, लेकिन निराश होकर ही लौटते। कई इनहेरिटेंसेस तो बहुत पहले नष्ट हो चुकी थीं। कई ऐसी थीं जिन्हें किसी के ढूंढने तक पहले ही ले जाया जा चुका था। और कुछ इनहेरिटेंसेस तो पूरी तरह डिमोनिक इनहेरिटेंसेस थीं, यानी खासतौर पर जाल की तरह रची गई, उन गू मास्टर्स द्वारा जो दुनिया से बदला लेने की मानसिकता लेकर मौत का इंतजार कर रहे थे। मैं इस समय बहुत व्यस्त हूं। इतनी धुंधली इनहेरिटेंस के लिए मैं अपने सारे योजनाएं छोड़ नहीं सकता, और ऊपर से सिर्फ इस नक्शे के सहारे मैं उस DQ जैसी जगह ढूंढने भी कहां जाऊं। DQ इनहेरिटेंस का नक्शा मिल जाना उसके लिए बस एक छोटा सा इत्तेफाक था। फैंग युआन ने उसे तुरंत ही मन से निकाल दिया। आने वाले दिनों में वो फिर से अपनी कल्टिवेटिंग में लगा रहा और साथ ही गू को रिफाइन करता रहा। दोनों ट्राइब्स से जो कुछ फैंग युआन को मिला था, उसमें उसे एक सुधरा हुआ रेसिपी भी मिला, और उसे वो काफी दिलचस्प लगा। जी ट्राइब के वेयरहाउस से उसने कुछ ग्यू वर्म्स निकाले और कुछ दिनों तक मेहनत की।
2 बार असफल होने के बाद आखिरकार उसने रैंक 3 ईगल विंग्स को रिफाइन करके रैंक 4 ईगल राइज जीयू तैयार कर लिया। असल में ये ईगल विंग्स जीयू उसके हाथ में लगभग अनछुआ ही पड़ा था। पॉइजन ग्रासलैंड से निकलने के बाद जब फांग युआन होंगयान वैली पहुंचा और जी ट्राइब कैंप तक आया, तब वहां ठहरे हुए दिनों में जो छोटे छोटे बाजार लगे थे उनमें घूमते हुए उसने इसे खरीद लिया था। वुल्फ किंग चांगशान यिन उड़ान का एक्सपर्ट नहीं था। फैंग युआन भी इस मास्टर लेवल टेक्निक को यूं ही किसी समय इस्तेमाल नहीं करने वाला था। ये उसकी ट्रम्प कार्ड थी। एक बार अगर उसने इसे इस्तेमाल कर लिया तो दुनिया दंग रह जाएगी। चांगशन यिन 10 साल से भी ज्यादा समय से गायब था, इसलिए बहाने बनाना आसान था। कौन जानता है कि इन सालों में उसे कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज और इनहेरिटेंसेज मिली होंगी, तो वो फ्लाइंग एक्सपर्ट क्यों नहीं बन सकता। ईगल राइज गू को रिफाइन करने के कुछ ही दिन बाद जी ग्वांग खुद फैंग युआन से मिलने आया और अपने साथ ताज़ा खबरें लाया। मा ट्राइब ने फे ट्राइब को पूरी तरह अपने में समा लिया है और अब वे टियानचुआन हीरोज असेंबली के मुख्य नायक बन गए हैं। मेंग-क्यू हीरोज असेंबली में नुएर ट्राइब की तरफ से रैंक 5 गू मास्टर नुएर 2 प्रतिनिधि है। काओफू की जाओ ट्राइब, वो जाओ लियन यून, मा होंग यून की पत्नी, वो लड़की जो आगे चलकर एक विजडम पाथ गू इमॉर्टल बनने वाली थी, इस समय तो बस एक भोली मासूम सी इनोसेंट लड़की है। कैसा भी हो, एमए ट्राइब इस समय सबकी नज़रों में है। वे ज़रूर कोई बड़ा कदम उठाने की तैयारी में है, इंपीरियल कोर्ट के लॉर्ड की कवेटेड थ्रोन जीतने के लिए। ये सब मेरे पिछले जीवन की मेमोरीज से बिल्कुल मेल खा रहा है। लेकिन क्या एमए होंग यू भी सामने आएगा? फैंग युआन ने याद करते हुए ये सब सोचा। उसे बस इतना याद था कि इस कॉन्टेस्ट के दौरान एमए ट्राइब ने शुरुआत से ही बहुत शानदार स्ट्रेंथ दिखाई थी। उनके सैनिक मजबूत थे, उनका हौसला ऊंचा था और उन्होंने कई ताकतवर दुश्मनों को हरा दिया था। लेकिन जो पेड़ सबसे ऊंचा होता है, आंधी सबसे पहले उसी को गिराती है, और बहते पानी के सबसे नज़दीक की मिट्टी सबसे पहले बह जाती है। मैं ट्राइब ने इतने ज्यादा लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया था कि हुआंगजिन फैमिली की अनुभवी ट्राइब्स ने उन्हें निशाना बना लिया। कई कठिन बैटल्स के बाद भले ही एमए ट्राइब जीत गया, लेकिन उनके नुकसान बहुत भारी थे और उनकी ताकत काफी कमजोर पड़ गई। आखिरकार एमए ट्राइब को हे लू लैन ने घेर लिया, चारों तरफ से उनकी एनसर्कलमेंट हो गई। हे ट्राइब के लोगों की संख्या बहुत ज्यादा थी, लेकिन एमए ट्राइब ने अपने डिफेंस को इतनी मजबूती से तैयार किया था कि वे खुद को बचाने में सक्षम थे। हे लू लैन खुद अपने ट्रूप्स लेकर आया, लेकिन फिर भी वो जीत हासिल नहीं कर सका, और जब दूर से तीखी ब्लिजर्ड करीब आती दिखी तो उसे पीछे हटना पड़ा। एमए ट्राइब ने आखिरकार हे ट्राइब के आगे सबमिशन किया, जिसके बाद उन्हें इंपीरियल कोर्ट में प्रवेश का अधिकार मिला। मा होंग यून भी अपनी अजीब किस्मत के सहारे अंदर चला गया, और उसी मौके का फायदा उठाते हुए उसने 88 एज ट्रेजर बिल्डिंग के अंदर इमॉर्टल वेनरेबल की एक आंशिक इनहेरिटेंस प्राप्त कर ली। यही उसके भविष्य में उठान का आधार बनने वाली थी। इसी समय गे ग्वांग ने फैंग युआन से कहा, लॉर्ड सुप्रीम एल्डर, इस समय ज्यादातर हीरोज असेंबली बड़ी गर्मजोशी से चल रही हैं। हमारी यूटियन हीरोज असेंबली में भी कई एक्सपर्ट्स और कॉम्पिटिटर्स हैं जो बेहद फियर्स कॉम्पिटिशन में जुटे हैं। इनमें लियू वैन वू और हे लू लैन वाली दोनों ट्राइब सबसे मजबूत हैं, बाकी ताकतें उनसे बिल्कुल टक्कर नहीं ले पा रहीं। इस समय सिर्फ हमारी ट्राइब ही क्रेसेंट लेक में रह गई है। बड़ी ट्राइब्स तक यूटियन के लिए निकल चुकी हैं हीरोज असेंबली में शामिल होने के लिए। इन कुछ दिनों में आराम करने के बाद हमने अपने बैटल स्पॉइल्स का बड़ा हिस्सा पूरी तरह पचा लिया है और हालात भी स्थिर हो चुके हैं। अगर अब भी हम नहीं निकले तो शायद समय पर नहीं पहुंच पाएंगे। फैंग युआन ने सिर हिलाकर हामी भरी। हीरोज असेंबली एक ऐसा स्थान था जहां अलग अलग फोर्सेज एक दूसरे की ताकत जांचती थीं और आपस में मजबूत गठजोड़ करती थीं। जी ट्राइब ने भले ही तेजी से ताकत हासिल की थी, लेकिन वे अब भी मिड साइज ट्राइब ही थे। अगर वे हीरोज असेंबली में शामिल नहीं होते और खेल के रूल से खुद को अलग कर लेते तो बाकी सभी ट्राइब्स उन्हें दूर कर देती और इसका उन पर बहुत बड़ा असर पड़ता। जे ट्राइब लीडर नाम का पद तो जे ग्वांग के पास था, लेकिन जिस दिन से फैंग युआन सुप्रीम एल्डर बना था, उसी दिन से उसकी बात ही जे ट्राइब का सबसे बड़ा फैसला बन गई थी। इन कुछ दिनों में जी ग्वांग और बाकी हायर अप्स धीरे धीरे बेचैन होने लगे थे। उन्हें फैंग युआन की मेमोरीज नहीं थीं, इसलिए उन्हें नहीं पता था कि यूटियन हीरोज असेंबली के दौरान एक बहुत बड़ा कॉन्टेस्ट होने वाला है और इसी वजह से ये असेंबली सबसे देर से खत्म होती है। फैंग युआन ने अपनी सारी तैयारियां इसी बात को ध्यान में रखकर की थीं। उसने हाथ हिलाकर गे ग्वांग से कहा, हालांकि ट्राइब ऊपर ऊपर से स्थिर दिख रही है, लेकिन ये सिर्फ बाहर से दिखने वाली बात है। अंदर ही अंदर अब भी बहुत से लोग हैं जिनका दिल हमारे साथ नहीं है। अगर हम सच में बैटल में उतरे तो मिड साइज ट्राइब होने के बावजूद भी हम अपनी असली स्ट्रेंथ को बाहर नहीं ला पाएंगे। जी ग्वांग सिर झुकाकर चुपचाप फैंग युआन की शिक्षा सुनता रहा। फैंग युआन ने आगे कहा, यूटियन हीरोज असेंबली का कॉन्टेस्ट तो अभी अपने क्लाइमैक्स में पहुंचा है। हमें वहां पहुंचने की कोई जल्दी नहीं है। अभी के लिए हम अनियन वैली जा रहे हैं।
अनियन वैली? जी ग्वांग के चेहरे पर उलझन दिखी। अनियन वैली भी क्रेसेंट लेक जैसा ही एक स्थान था, एक बहुत बड़ा वैली जहां चारों तरफ हरे हरे अनियन उगे रहते थे। ये एक अनोखा हैबिटेट था। वहां बहुत बड़े पैमाने पर बीस्ट ग्रुप्स रहते थे, क्रेसेंट लेक से भी बड़े स्तर पर, और साथ ही वहां अनगिनत वाइल्ड ग्यू वर्म्स भी पाए जाते थे। इनमें सबसे प्रसिद्ध था रैंक 2 अनियन एक्सप्लोजन जीयू। यह जीयू बाहर से बिल्कुल अनियन जैसा दिखता था, लेकिन वो न हरा होता था न सफ़ेद, बल्कि आग जैसी लाल रंग का होता था। इसे एक्टिवेट करते ही ये बहुत तेज गंध छोड़ता था। जब वाइल्ड बीस्ट्स ये गंध सूंघते थे तो वे भड़क उठते थे, अपनी वाइल्ड नेचर में आकर इंसानों पर हमला करने की ज्यादा कोशिश करते थे। इसी वजह से ऑनियन वैली क्रेसेंट लेक से कहीं ज्यादा खतरनाक थी। तो फिर हीरोज असेंबली छोड़कर वो इतनी खतरनाक जगह क्यों जा रहा था? थोड़ी ही देर में फैंग युआन ने खुद ही वजह बता दी। काफी पहले मैंने ऑनियन वैली में कुछ वुल्व्स को छोड़ा था। इन सालों में वे पाले बढ़े होंगे, अब तक वे मैच्योर होकर बड़े समूह में बदल चुके होंगे। यही बात है। जी ग्वांग की आंखें खुशी से चमक उठीं। किसी एंस्लेवमेंट पाथ गू मास्टर को तैयार करना बहुत रिसोर्स कंज्यूमिंग काम होता है। सिर्फ उनके वाइल्ड बीस्ट्स को रोज खिलाने में ही ट्राइब के संसाधनों का पहाड़ खर्च हो जाता है। इन दिनों फैंग युआन के वुल्व्स की देखभाल करने में ही जी ट्राइब ने इतने रिसोर्सेज लगा दिए थे कि जी ग्वांग के दिल पर जैसे हर दिन चोट पड़ रही थी और वो इस बोझ को अच्छी तरह समझने लगा था। इसीलिए ज्यादातर एंस्लेवमेंट पाथ गू मास्टर्स ये तरीका अपनाते थे कि कुछ जगहें चुनकर वहां बीस्ट ग्रुप्स को छोड़ देते थे ताकि वे खुद ही बढ़ें। वे किसी उपयुक्त जगह पर कुछ बीस्ट्स छोड़ देते थे, जैसे भविष्य के बीज। कुछ समय बाद जाकर देखते थे कि वाकई बीस्ट ग्रुप बढ़ा या नहीं। अगर बढ़ गया तो उनका फायदा हो गया, लेकिन सफलता की संभावना बहुत कम होती थी। अक्सर बीस्ट्स या तो कम हो जाते थे या पूरी तरह खत्म हो जाते थे। फिर भी ज्यादातर एंस्लेवमेंट पाथ गू मास्टर्स यही तरीका अपनाते थे। आखिरकार एंस्लेवमेंट पाथ रिसोर्सेज पर भारी बोझ डालता था। फैंग युआन जैसे मॉरल गू मास्टर कितने होते हैं जो अपने बीस्ट ग्रुप्स को ब्लेस्ड लैंड में भेज सकें? फैंग युआन की बात सुनकर जी ग्वांग तुरंत समझ गया। इतने साल बाद भी वुल्फ किंग जिंदा है, पर यह नहीं पता कि वुल्व्स कितने बचे हैं। लेकिन इस बार हीरोज असेंबली में जाने के लिए जितने ज्यादा वुल्व्स हमारे साथ होंगे, उतनी ही हमारी ताकत और हमारी आवाज बढ़ेगी। फैंग युआन की बात सुनकर ग्वांग ने सिर हिलाया। लॉर्ड सुप्रीम एल्डर ठीक कह रहे हैं, तो फिर हम कब निकलेंगे? आज, फैंग युआन ने कहा। आसमान एकदम नीला, जैसे किसी ने उसे साफ पानी से धोकर चमका दिया हो। जमीन हरी भरी, मानो किसी ने यहां जेड का समंदर बिछा दिया हो। इस जगह की मिट्टी बेहद उपजाऊ थी। पानी पौधे घने होकर उगे हुए थे, इतने ऊंचे कि किसी आदमी के घुटनों तक पहुंच जाते थे। ये था उत्तरी मैदानों का मशहूर यूटियन, जिसे पूरे क्षेत्र का सबसे समृद्ध चरागाह माना जाता था। और इसी वक्त दूर दूर से आए कबीले यहां इकट्ठा थे, हरोड़ झंडे हवा में लहरा रहे थे। यूटियन का हीरोज असेंबली पूरे आधे महीने से चल रहा था। पहले हफ्ते तक हर ट्राइब अपने अपने नारे लगाती फिर रही थी, शोर, हलचल और अफरा तफरी मची रहती थी। लेकिन धीरे धीरे सभी कबीले आपस में गठबंधन करने लगे, और अब अंत में सिर्फ दो सबसे बड़े और मजबूत फोर्सेस खड़े हुए थे। एक तरफ था लियू ट्राइब का लियू वेनवू और दूसरी तरफ हे ट्राइब का हे लू लैन। इसी वक्त दोनों पक्ष आमने सामने खड़े थे, अपने पूरे जोश और शान के साथ। बीचों बीच एक विशाल बैटल स्टेज बनाया गया था। उस पर उत्तरी मैदानों के दो गू मास्टर भयंकर लड़ाई में जुटे थे। दोनों ही रैंक 4 कल्टिवेशन वाले थे। स्टेज के बाहर हर कोई सांस रोककर इस लड़ाई को देख रहा था। ट्राइब लीडर्स के स्तर की लड़ाई देखने का मौका किसी को आम दिनों में कहाँ मिलता है। और ऊपर से ये दोनों गू मास्टर, एक राइचस और दूसरा डेमोनिक, दोनों ही बेहद मशहूर और दोनों की पुरानी दुश्मनी भरी पड़ी थी। वाटर डीमन, अपनी जान देकर ही उतरोगे यहां से? स्टेज पर खड़ा मध्यम आयु का ग्यू मास्टर दहाड़ा। उसने जोर से पैर पटका और छलांग लगाकर हवा में पहुंच गया। हवा में तैरते हुए उसने एक गहरा सांस भरा और फिर अपने मुंह से एक टोकरी जितनी बड़ी काली ज्वाला फूंक कर सीधे अपने विरोधी की तरफ भेज दी। वाटर डीमन हाउ जी लियू के दिल में खतरे की घंटियां बज उठीं। उसकी आंखों में हल्की नीली चमक उभरी और उसने पागलों की तरह अपनी येलो गोल्ड प्राइमीवल एसेंस को वाटरवॉल ज्यू में उड़ेल दिया। राइज। वो अपने दोनों हाथ नीचे से ऊपर की ओर उठाता है, जैसे कोई 10,000 कैटीज का बोझ उठा रहा हो। उसकी इस हरकत के साथ ही चारों ओर की नमी इकट्ठी होकर एक नीली जलप्रपात जैसी धारा में बदल गई, जो जमीन से उठकर आसमान की ओर दौड़ी। वो पानी की धारा उलटकर ऊपर गई और फिर नीचे की तरफ मुड़ते हुए एक मोटी, मजबूत वाटरवॉल का चाप बनाकर खड़ी हो गई। काली लपटें धीरे धीरे नीचे गिरीं और उस वाटरवॉल पर लगते ही बुझ गईं। हैं? देखने वाले लोग चौंक गए।
वे तो अभी वाटर डीमन पर मजाक उड़ाने ही वाले थे कि उसने ज्यादा तमाशा कर दिया। तभी वो छोटी सी बची हुई चिंगारी, जिसमें बस थोड़ी सी रोशनी बाकी थी, अचानक धमाके से फट पड़ी। बूम! धरती हिला देने वाला धमाका, जैसे किसी थंडर ने फटकर गड़गड़ाहट छोड़ी हो। भयंकर लपटें उबलती हुई आगे बढ़ीं और मोटी वाटरवॉल को एक झटके में भाप में बदल दिया। धमाके की ताकत से एक उग्र हवा हर दिशा में पागलों की तरह फैलने लगी, लेकिन तूफान बैटल स्टेज से बाहर नहीं जा पाया। स्टेज के चारों ओर खड़े गू मास्टर तुरंत अपनी डिफेंसिव गू सक्रिय कर चुके थे, जो एक गोल बैरियर बनाकर पूरे स्टेज को मजबूती से ढक रहा था। क्या भयानक स्किल है! इतना जबरदस्त एक्सप्लोजन तो रैंक 5 जीयू जैसी ताकत दे रहा है। लॉर्ड फायर प्रोडिगल चाइमिंग ने इस किलर मूव को इतने समय तक छुपा रखा था। वाटर डीमन ने खतरा भांप तो लिया, पर फिर भी लॉर्ड चाइमिंग के वार को कम करके आंका। धीरे धीरे धमाके के झटके शांत होने लगे। लोगों में चर्चा शुरू हुई, हर तरफ शोर था और सबकी निगाहें बैटल स्टेज पर जमी थीं। हे लू लान और लियू वेनवू तक अपनी नजरें हटाने को तैयार नहीं थे, पर बैरियर के भीतर पानी की भाप ने पूरा मंच सफेद धुंध में छिपा दिया था। कोई साफ कुछ देख नहीं पा रहा था। सब धैर्य से इंतजार करते रहे, और जब भाप आखिरकार छंटी, चाइमिंग अब भी मंच पर सीधा खड़ा था, थका हुआ सा सांस लेते हुए, और उसके पैरों के नीचे पड़ा शरीर साफ दिखाई दे रहा था। वो गुर्राकर बोला, वाटर डीमन, जब तूने उस साल मेरे पिता को मारा था, तब क्या सोचा था कि एक दिन ऐसी भी आएगी? वाटर डीमन हाउजी लियू ने मुंह से खून उगला, और चाइमिंग के पैरों तले दबकर एक पीड़ादायक चीख उसके चेहरे पर उभरी। हा, जीत हमारी हुई। लॉर्ड चाइमिंग महान हैं। कुछ पल लोग स्तब्ध खड़े रहे, फिर लियू वेनवो की तरफ वाले लोग गूंजती हुई खुशी से दहाड़ने लगे। दूसरी ओर हे लू लैन की तरफ वाले लोग इस नतीजे को देखकर कुछ खामोश थे, कुछ के होंठ झटके खा रहे थे। ब्रदर लू लैन, आपसे जीत मिली। लियू वेनवू अपनी सीट से उठकर मुस्कुराते हुए मुट्ठी बांधकर झुका, बिल्कुल शालीन अंदाज में। हे लू लैन को मानो इस परिणाम की उम्मीद नहीं थी। उसने ठंडी सांस छोड़ी और औपचारिकता निभाने के लिए कुछ बोलने ही वाला था कि वुश! एक हल्की सी आवाज हुई। चाइमिंग ने चौंककर अपने सीने की ओर देखा। एक तेज पानी की धार उसके दिल के आर पार निकल चुकी थी। वो धीरे धीरे मुड़ा और देखा, उसका दुश्मन हाओ जी लियू आग से झुलसी हुई फफोलेदार शक्ल के साथ दानवी मुस्कान लिए खड़ा था। दिस इज द रियल बॉडी। तो फिर मेरे पैरों के नीचे जो था वो? चाइमिंग की आंखें शक और डर से चौड़ी हो गईं। पैंग! उसी समय उसके पैरों के नीचे पड़ा हाओ जी लियू पानी में बदलकर बिखर गया। ये तो वाटर इमेज ग्यू है, भीड़ में किसी ने चिल्लाकर कहा। वाटर इमेज गू तो रेयर रैंक 4 गू है, लेकिन वाटर डीमन ने इसे इतना असली जैसा दिखाने के लिए न जाने क्या क्या तरीके इस्तेमाल किए। इन आवाज़ों को सुनकर चाइमिंग को अपनी हार का राज समझ आ गया। डिस्पिकेबल, वो यही आखिरी शब्द बोल पाया और भारी शिकायतों से भरे दिल के साथ मौत में समा गया। लॉर्ड चाइमिंग! बहुत से लोग दुख में चीख उठे। ब्रदर! चाई ट्राइब लीडर आंसू बहाते हुए चिल्लाया। हा, हे लू लैन ने सिर पीछे फेंककर खुलकर हंसी लगाई, अपनी खुशी को जरा भी नहीं छिपाया। उसने पानी के राक्षसी मुस्कान वाले योद्धा को अंगूठा दिखाया। हाओ जी लियू, बहुत बढ़िया। आओ, ये शराब पियो। लॉर्ड की इनायत के लिए धन्यवाद। वाटर डीमन पूरे बदन की जलन से तड़पता हुआ भी स्टेज से उतरा, शराब की प्याली ली और एक ही घूंट में पी गया। वाह, बड़ी उम्दा शराब। उसने खुशामदी मुस्कान के साथ प्याला लौटा दिया। लोग उसके इस बेहयाई भरे बर्ताव से मन ही मन घृणा तो कर रहे थे, लेकिन उसकी ताकत सबके सामने थी, ऊपर से उसकी दुष्ट प्रतिष्ठा अलग। इसलिए कोई उसे ताना मारने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। हे लू लैन ने हाथ घुमाकर अपने खुरदुरे भारी स्वर में कहा, ये प्याला भी इनाम समझो। यान कुइयर, इधर आओ, मुझे नया प्याला दो और सबसे बेहतरीन शराब भरकर लाओ। हे लू लैन के इशारे पर बेहद सुंदर और महंगे कपड़ों में सजी एक कोमल सी युवती आज्ञाकारी कदमों से आगे आई। उसने हे लू लैन के सामने रखी मेज पर कई वाइन कप सजा दिए और बड़े ठाट से नफासत के साथ शराब उंडेलने लगी। ये वही लड़की थी, यान ट्राइब की सबसे बड़ी बेटी और लियू वेनवू की फियांसे। वाटर डीमन हाओ जी लियू ने उसे अपहरण कर लिया था और फिर हे लू लैन को मुलाकात के तोहफे के तौर पर सौंप दिया था। हे लू लैन भी उसे साथ लेकर हीरोज असेंबली में आया था, सिर्फ लियू वेनवू पर चोट पहुंचाने के लिए। यंग मास्टर लियू, तुम मुझसे जीत नहीं सकते। क्यों न हार मान लो, मैं तुम्हारी फियांसी तुम्हें लौटा दूंगा। हे लू लैन ने एक ही सांस में शराब का प्याला खाली किया और बेहूदे ढंग से अपनी दाढ़ी पर गिरा शराब का कतरा मिटा दिया। है, आदमी को पत्नी की क्या चिंता। ये लड़की खूबसूरत है, लेकिन क्या ये मेरे दिल में जलती एम्बिशन की जगह ले सकती है? ब्रदर लू लैन,
क्या तुमने पुरानी कहावत नहीं सुनी, औरतें तो कपड़ों जैसी होती हैं और ब्रदर्स हमारे हाथ पांव जैसे। ब्रदर लू लैन, अगर तुम्हें वो पसंद है तो बेहिचक रख लो, लियू वेनवू ने हंसकर कहा। उसके स्वर में गुस्से की हल्की सी झलक तक नहीं थी। यंग मास्टर लियू सच में बड़ी एम्बिशन रखते हैं। लियू वेनवू सच में हमारे नॉर्दर्न प्लेन्स के असली मर्द हैं। हाँ, ऐसे इंसान का साथ देने में ही गर्व है। लियू ट्राइब की तरफ वाले एक के बाद एक बोल उठे, बिना किसी झिझक के। क्योंकि मामला एक औरत का था, वे न तो विचलित हुए, न विरोध का विचार उनके मन में आया। नॉर्दर्न प्लेन्स की परंपरा ही ऐसी थी, मर्द सर्वोपरि, औरतें कमतर। वुमेन आर लाइक क्लोथ्स एंड ब्रदर्स आर लाइक हैंड्स एंड फीट। ये कहावत भी कोई आम इंसान नहीं, बल्कि जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल ने कही थी। जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल की संतानों को मिलकर हुआंगजिन फैमिली कहा जाता था। नॉर्दर्न प्लेन्स में सर्वोच्च अधिकार भी हुआंगजिन फैमिली के हाथों में था, और वे अपने पुरखे की इन मान्यताओं का कठोरता से पालन करते थे। लियू वेनवू जब हे लू लान के बराबर टकराने की क्षमता रखता था, तो वो कोई साधारण इंसान नहीं था। उसकी बातों में एक छुपी हुई चुभन थी। वो धीरे से हे लू लैन को कामुक और बिना एम्बिशन का दिखा रहा था, और खुद को एक ऐसा व्यक्ति पेश कर रहा था जो सांसारिक चीजों में नहीं उलझता। हे लू लैन गुस्से में नाक फुलाकर बोली कि तुम्हारा लियू ट्राइब हमेशा बातें तो बहुत अच्छी करता है, लेकिन उससे क्या होता है। आओ आओ आओ, अपने लोगों को मंच पर भेजो और एक मैच कर लो। लियू वेनवू का चेहरा तुरंत थोड़ा बदल गया। यान की ईयर से ज्यादा ये जगह उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। पिछले 9 मैचेस में वो सिर्फ 3 मैचेस जीता था और कई एक्सपर्ट्स को खो दिया था। ठीक पहले वाले बैटल में तो उसने रैंक 4 वाले एक्सपर्ट फायर प्रोडिगल चाय मिंग को भी गंवा दिया था। अब हे लू लैन फिर से उसे बैटल के लिए बुला रही थी, और उसके पास इसे स्वीकार करने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। अगर वो स्वीकार नहीं करता तो ये उसकी डरपोक हालत दिखाता। नॉर्दर्न प्लेन्स के मर्द एक कावर्ड मास्टर को बिल्कुल पसंद नहीं करते, लेकिन अगर वो स्वीकार करता तो उसे पता था कि वो जितने जीतेगा उससे ज्यादा हारेगा। मन ही मन उसने दांत भींचकर सोचा कि ये हरामी जानबूझकर मेरे एलीट बैटल फोर्सेस को कमजोर करने के लिए मुझे चैलेंज दे रहा है, लेकिन मैं हीरोज असेंबली में कमजोरी नहीं दिखा सकता। इस बार किसे भेजूं? लियू वेनवू अंदर ही अंदर गरजा और उसकी नजर अपने आसपास घूमी। राइचस और डिमोनिक पाथ दोनों तरफ के लोग उसके साथ खड़े थे। बड़े बड़े फेमस कैरेक्टर्स की भी कमी नहीं थी, लेकिन इस वक्त कोई भी लियू वेनवू की तरफ नजर मिलाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। सब या तो सिर झुकाकर खड़े थे या दूर कहीं देखने लगे थे। जिस वक्त लियू वेनवू के साथ वाले लोग बड़ी परेशानी में थे, दूर से एक गूंजती आवाज आई कि बिग ब्रदर, चिंता मत करो, मुझे भेजो। तीसरा ब्रदर आ गया। इस आवाज को सुनते ही लियू वेनवू खुश हो गया। भीड़ अपने आप 2 हिस्सों में बंटकर रास्ता बना दी, और उस रास्ते से जो व्यक्ति चलकर आया उसे देखकर हर कोई हैरान रह गया। वो आदमी लंबा, ताकतवर, चौड़ा मुंह, चौड़ी नाक, बिल्कुल स्याही जैसा काला बदन और बर्फ जैसा सफेद घना बाल दाढ़ी लिए हुए था, जो एक शेर की अयाल की तरह आपस में घुली मिली लग रही थी। सफेद बाल और काली त्वचा का ये अजीब रूप देखकर सब कुछ पल के लिए दंग रह गए। फिर किसी ने हैरानी से पहचानते हुए कहा कि ये तो इनकमान है। रॉकमैन, एगमैन, हेरीमैन और इंकमैन ये रेंजू के डिसेंडेंट नहीं थे, बल्कि वेरिएंट मैन कहलाते थे। इंकमैन का जिक्र लेजेंड्स ऑफ रेंजू में भी मिलता है। उनकी जन्मभूमि बुक माउंटेन कही जाती है। बुक माउंटेन पर एक इंक वाटरफॉल गिरती है, जो लिटरेचर स्प्रिंग पर टूटकर गिरती है, और उस उफनते हुए इंक के पत्थरों पर गिरने से इंकमैन बनते हैं। बिग ब्रदर, लिटिल ब्रदर, देर से आया हूं। ये इंकमैन सीधे मैदान के बीच आया और लियू वेनवू को गहराई से झुककर प्रणाम किया। देर नहीं हुई, देर नहीं हुई, तुम बिल्कुल सही समय पर आए हो। लियू वेनवू ने उसके कंधे पर हाथ रखा और सबको परिचय देते हुए बोला कि ये मो शी कुआंग है, जिससे मैंने अपनी जवानी में भाईचारा बांधा था। मो शी कुआंग। यंग मास्टर लियू की नज़र बहुत ऊंची है। एक छोटे से वेरिएंट मैन को भाई बना रखा है। अच्छा, तो तुम्हारे ब्रदर से मूव्स बदलने के लिए मैं अपने वाइपर प्रिंस को भेजता हूं। हे लू लैन की तरफ से एक मेल गू मास्टर, जिसकी आंखें तिकोनी थीं, आगे आया। आओ। वाइपर प्रिंस बैटल स्टेज पर चढ़ गया और उंगली से इशारा कर मोशी कुआंग को उकसाया। मोशी कुआंग इस हरकत से आग बबूला हो गया और गुस्से से दहाड़ते हुए सीधा मंच पर कूद गया। मर जा। उसने दोनों हथेलियां एक साथ बजाईं। धड़ाम। एक अदृश्य ताकत सब कुछ कुचलती हुई सीधी वाइपर प्रिंस की तरफ टूट पड़ी। की पाथ। रैंक 4 पीक स्टेज। श्री वाइपर प्रिंस अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि वो पूरी तरह कुचलकर मांस के लोथड़ों में बदल गया, जो चारों तरफ बिखर गए। सिर्फ एक मूव में ही परिणाम तय हो गया। चारों तरफ ठंडी सांसें भरने की आवाज फैल गईं। हे लू लान ने मोशी कुआंग को बड़ी उदास सी शक्ल बनाकर देखा।
जब मोशी क्वांग स्टेज पर चढ़ा था तभी उसे थोड़ा बुरा संकेत मिला था, लेकिन जब उसने सिर्फ एक ही मूव में वाइपर प्रिंस को मांस के लोथड़ों में बदल दिया तब हे लू लैन का दिल सचमुच भारी हो गया। मोशी क्वांग रैंक 4 पीक स्टेज का एक्सपर्ट था और क्वी पाथ में कल्टिवेट करता था। मनुष्यों को सभी जीव जंतुओं की आत्मा माना जाता है और वे होप जू की मदद से अपना एपर्चर जगाने की क्षमता रखते हैं। क्योंकि वेरिएंट मैन के नाम में मैन शब्द आता है, इसलिए उनमें सामान्य जानवरों से ज्यादा स्पिरिचुअलिटी होती है। लेकिन ये स्पिरिचुअलिटी मनुष्यों जितनी नहीं होती, इसलिए बहुत ही कम वेरिएंट मैन कल्टिवेशन में ऐसे उपलब्धि हासिल कर पाते हैं। वेरिएंट मैन का बहुत बड़ा हिस्सा तो पूरी जिंदगी अपना एपर्चर भी नहीं जगा पाता। सिर्फ कुछ ही ऐसे होते हैं जिन्हें ये अवसर मिलता है, और उन्हीं भाग्यशाली लोगों में से कुछ ही लोग कल्टिवेशन में सक्सेस हासिल कर पाते हैं। मोशी क्वांग भी ऐसा ही एक बेहद दुर्लभ मामला था। इसीलिए जो लोग देख रहे थे धीरे धीरे समझ गए और बोले कि कोई आश्चर्य नहीं कि लियू वेनवू ने मोशी क्वांग से दोस्ती की। अगर मैं होता तो मैं भी रैंक 4 पीक स्टेज के ऐसे एक्सपर्ट से दोस्ती करने के लिए तैयार हो जाता। ओए, वहां जो काला मटमैला मोटू खड़ा है, तू ही है ना जो मेरे बिग ब्रदर के खिलाफ खड़ा होना चाहता है? आ अपने एक्सपर्ट्स भेज, मैं तेरे साथियों को चपटा करके रख दूं। मोशी क्वांग ने अपनी छाती ठोककर गरजते हुए कहा, और उसके इस बिगड़ैल स्वभाव में एक जबरदस्त हीरोइक ऑरा झलक रही थी। ब्लैक स्किन फैटी हे लू लैन की आंखें फड़कने लगीं और उसे बेहद गुस्सा आया। हालांकि मैं मोटा हूं, पर क्या मैं तुझ जितना काला हूं? यह काला गंवार सच में बहुत बुरा है। हे शिवई, हे लू लैन ने हल्के से पुकारा, लेकिन उसकी शांत आवाज के भीतर भयंकर गुस्सा जल रहा था। यहां हूं, एक दुबला पतला आदमी तुरंत जवाब देकर आगे आया। जाकर इस आदमी को सबक सिखाओ। जी लॉर्ड ट्राइब लीडर, हे शिवई ने बिना किसी भाव के सिर हिलाया और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। उसकी नज़र बर्फ जैसी ठंडी और उदासीन थी। जैसे जैसे वो चला, उसके पूरे शरीर पर काली रोशनी उभरने लगी, और वो काली रोशनी गाढ़ी होकर एक आमर में बदल गई जो उसे पूरी तरह ढक गई। उसके तुरंत बाद एक हल्का हरा सा प्रकाश उसके सिर के ऊपर मंडराने लगा। फिर अचानक 56 फ्लाइंग बोन शील्ड्स बाहर निकले और उसके चारों ओर घूमते हुए एक मजबूत ढाल की तरह खड़े हो गए, उसे पूरी तरह सुरक्षित कर लिया। उसी तरह 9 धूसर नीली गोस्ट फेसेस उसके चारों ओर कराहते हुए घूम रही थीं। जब तक वो स्टेज पर पहुंचा, वो सिर से पांव तक पूरा हथियारबंद और सुरक्षित हो चुका था। भीड़ में हलचल मच गई। हे लू लैन की बातें बहुत भारी भरकम थीं, लेकिन उसने मोशी क्वांग की ट्रम्प कार्ड्स बाहर निकलवाने के लिए असल में एक डिफेंसिव गू मास्टर भेज दिया था। आहा, मोशी क्वांग तो उल्टे बहुत खुश हुआ। उसने गरज कर कहा कि लड़ाई खाने के लिए खुद चलकर आया हैस, चल मेरा पंच खा। जैसे ही उसने बात खत्म की, उसका दायां हाथ कसकर मुट्ठी में बदल गया और उसने पूरी ताकत से हे शिवई पर मुक्का मारा। तुरंत ही उसकी फिस्ट स्ट्रेंथ गाढ़े फिस्ट क्यूआई में बदल गई और दर्जनों कदम दूर खड़े हे शिवई पर पूरी ताकत से जा भिड़ी। कोई और होता तो ये एक ही पंच उसे अधमरा कर देता या सीधे मार डालता, लेकिन हे शिवई ने इस पंच को जबरदस्ती सह लिया। उसका ऊपरी शरीर थोड़ा सा डोला, लेकिन उसके पैर जरा भी नहीं हिले। अच्छा, मोशी क्वांग इससे बहुत खुश हुआ। वो आम इंकमैन जैसा नहीं था, उसे लड़ाई की लत थी, और इस वक्त तो वो रोमांच से भर गया। उसने दहाड़ लगाई कि फिर से। वो धीरे से हवा में उठा, उसके बर्फ जैसे सफ़ेद बाल हवा में झूलते रहे। हे शिवई से थोड़ा दूरी बनाकर उसने तेजी से पंचेस बरसाने शुरू कर दिए। मुक्कों की परछाइयां मूसलाधार बारिश की तरह बरसने लगीं और वो पारदर्शी फिस्ट क्यूआई सीधे हे शिवई की तरफ दागी गई। ओरा ओरा ओरा! वो सारी फिस्ट क्यूई हे शिवई के आर्मर पर फट पड़ी और उससे गरजती बिजली जैसी आवाजें उठीं। लेकिन हे शिवई ऐसे खड़ा था जैसे कोई विशाल चट्टान जिस पर चाहे कितनी भी समुद्री लहरें टूट जाएं वो अडिग खड़ा रहता है। उसके चारों ओर घूम रहे 56 फ्लाइंग बोन शील्ड्स ज्यादातर हमले को वहीं खत्म कर देते थे। थोड़ी बहुत फिस्ट क्यूआई उसके काले लोहे जैसे आर्मर पर गिरी, लेकिन उससे कुछ भी नहीं बिगड़ा। और जो बचे खुचे क्यूआई के टुकड़े थे, उन्हें वो 9 गोस्ट फेसेस पूरी तरह सोख गईं। जब मोशी क्वांग के पागलों जैसे हमले रुके, तभी हे शिवई के सिर के ऊपर का वो हरा सा हालो हल्की सी चमक छोड़ता हुआ नीचे उतरा और फ्लाइंग बोन शील्ड्स पर पड़ते ही उनके सारे टूटे फूटे हिस्से फिर से ठीक कर दिए। अब ये तुम्हें लौटा दूं, हे शिवई ने तिरछी हंसी हंसते हुए कहा, और 9 गोस्ट फेसेस ने एक साथ मुंह खोला और दर्जनों फिस्ट क्यूआई बाहर उगल दीं। हैरानी की बात यह थी कि मोशी क्वांग का हमला उसे पूरा का पूरा वापस लौटा दिया गया। मोशी क्वांग उन दर्जनों फिस्ट क्यूआई को देखकर एकदम चकित रह गया। फिर वे सारी फिस्ट क्यूआई एक एक करके उस पर फटीं और वो सीधा जमीन पर गिरकर जा टकराया। हा, रैंक 4 पीक स्टेज कोई खास बड़ी बात नहीं है। अचानक स्टेज के बाहर किसी ने ऊंची आवाज में चिल्लाकर कहा, यंग मास्टर।
लियू वेनवू के पास खड़ा एक आदमी घबराहट में बोला, हे शू यी ब्लैक बैनर ट्रूप्स के 3 कमांडर्स में से एक है। रैंक 4 अपर स्टेज का गू मास्टर है। वो डिफेंस में स्पेशलाइज करता है। क्या हमें मो शी क्वांग को वापस बुला लेना चाहिए? घबराओ मत। लियू वेनवू को जरा भी चिंता नहीं थी, बल्कि उसके चेहरे पर खुशी साफ दिखाई दे रही थी। उसने पहले हे लू लैन को देखा, फिर स्टेज पर खड़े हे शू यी को। मेरा तीसरा ब्रदर लड़ाई के नशे में चूर रहता है। ओपोनेंट जितना ज्यादा स्ट्रांग होगा, वो उतना ही एक्साइटेड हो जाता है। हे, अब बस देखते जाओ कि तमाशा कैसे फैलता है। हा, कमाल, बहुत कमाल। मो शी क्वांग अचानक जोर से हंसा और जमीन से उछलकर खड़ा हो गया। उसकी आंखें आग की तरह लाल हो गईं और वो हे शू वी को बुझती हुई ज्वाला जैसी नजर से घूरने लगा। तू थोड़ा दिलचस्प है। तेरे लिए मैं अपनी आधी ताकत लगा दूं, मो शी क्वांग ने गंभीरता से कहा। हे शू यी ये सुनकर खुश नहीं हुआ। डींगे मारने वाले जैसा दम है, सब दिखा दे। मो शी क्वांग का पूरा शरीर कांप उठा। उसके शरीर से शेर या भालू जैसी एक भयंकर इनह्यूमन ऑरा उठी, जिसने वहां मौजूद सभी के दिलों को दबा दिया। वो आसमान में ऐसे उछला जैसे कोई डीमन गॉड अपनी शक्ति उंडेल रहा हो, और फिर उसने अपना दायां पैर ऊपर उठा लिया। लो आ रहा है, वो जोश में चिल्लाया और अपना दायां पैर हे शू यी की तरफ पटका। हवा की आवाज अचानक घूमी और अनगिनत हवा एक विशाल पैर के रूप में सिमट गई। वो पैर लगभग पारदर्शी था और आकार में एक छोटे पहाड़ जितना बड़ा था। वह पैर अविश्वसनीय हिंसक गति से नीचे गिरा। ऐसा अटैक एक पल के लिए सिर्फ हे शू यी ही नहीं, बल्कि हे लू लैन और बाकी सब लोग भी आंखें फाड़कर देखने लगे। डिफेंस करो, पूरी ताकत लगा दो। इस जगह की रक्षा करने वाले कई रैंक 3 गू मास्टर्स लगातार चिल्ला उठे। वह विशाल पैर नीचे आ गिरा। हे शू यी ने दांत भींचकर तुरंत अपने 56 फ्लाइंग बोन शील्ड सामने भेज दिए ताकि वे उसका सामना कर सकें। लेकिन फ्लाइंग बोन शील्ड्स एक सेकंड भी नहीं टिक पाए और उस पैर ने उन्हें चूर चूर कर दिया। इसके बाद वो विशाल पैर किसी पहाड़ की तरह टूटकर नीचे आया। हरी रोशनी वाला हालो तुरंत टूट गया। 9 गोस्ट फेसेस ने पूरी कोशिश की कि वे उस ताकत को सोख लें, लेकिन वे सिर्फ 1/10वां हिस्सा ही कमजोर कर पाए और फिर बिखर गए। जो हवा इधर उधर फैली थी, वो फैल भी नहीं पाई कि उस विशाल पैर ने उसे भी दबाकर खत्म कर दिया। हे शू यी ने अपनी रीढ़ पर एक ऐसी ताकत को भारी तौर पर दबाव डालते महसूस किया जिसे रोक पाना उसके बस में बिल्कुल नहीं था। वो कोशिश तो करना चाहता था, लेकिन पूरी तरह बेबस था और बस कुछ ही सांसों के भीतर उसे जमीन पर दाब दिया गया। वो काला आयन आर्मर जिसने उसे इतनी ख्याति दिलाई थी, उस जबरदस्त ताकत के सामने चकनाचूर हो गया। क्रैक! उसकी हड्डियों के टूटने की आवाज लगातार उसके कानों में गूंजती रही और उसके सातों छिद्रों से खून की धारा बहने लगी। वो भारी शक्ति अब चारों तरफ फैल रही थी। कई डिफेंसिव गू मास्टर्स को अपनी जान तक कुर्बान करनी पड़ी ताकि वे लाइट बैरियर को टूटने न दें और उसे संभाले रख सकें। जब धूल बैठी तो हे शू यी जमीन पर एक मरी हुई कुत्ते की तरह पड़ा था। हिलने डुलने की ताकत तक नहीं थी और बस आखिरी सांसों पर टिका हुआ था। हे लू लैन का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया और वो तुरंत खड़ा हो गया। हे शू यी उसकी ही फैमिली लाइन का व्यक्ति था और ब्लैक बैनर ट्रूप्स के 3 कमांडर्स में से एक था। उसके बिना ब्लैक बैनर ट्रूप की लड़ाकू शक्ति कम से कम 20% गिर जाती। साथ ही हे शू यी हे ट्राइब के सुप्रीम एल्डर के ग्रैंड नेफ्यू का बेटा था, इसलिए यह मामला बेहद गंभीर था। हे लू लैन ने कभी नहीं सोचा था कि मो शी क्वांग इतना ज्यादा शक्तिशाली होगा। उसका ये वार तो लगभग रेल्म्स को लांघकर रैंक 5 जू मास्टर्स को भी चुनौती दे सकता था। हे शू यी को खोया नहीं जा सकता था, इसलिए हे लू लैन ने तुरंत आदेश दिया, हे शू यी को वापस लाओ। फौरन ही 2 रैंक 3 गू मास्टर्स आगे की ओर दौड़ पड़े। डिफेंसिव गू मास्टर्स थोड़े हिचकिचाए, लेकिन हे लू लैन को नाराज नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने रास्ता नहीं रोका और बैरियर ढीली कर दी। लॉर्ड, ये हे लू लैन तो हद पार कर रहा है, नियम तोड़ने की कोशिश कर रहा है। मुझे जाने दें, लियू ट्राइब का एक एल्डर गुस्से से चिल्लाया। लेकिन लियू वेनवू हल्की हंसी हंसते हुए बोला, चिंता की कोई बात नहीं, उन्हें भी मेरे स्वॉन ब्रदर की शक्ति का स्वाद चखने दो। अ ग्रुप ऑफ स्काउंड्रल्स! मो शी क्वांग क्रोध में दहाड़ा और दाहिनी मुट्ठी आगे लहराई। ऐसा लग रहा था कि जैसे उसके हाथ पर हजारों जून वजन बंध जाए। उसकी हरकत धीमी दिख रही थी, लेकिन उसके अंदर जमा ताकत इतनी भयानक थी कि रोंगटे खड़े कर दे। सभी दर्शक अवाक खड़े रह गए जब हवा में एक विशालकाय की से बना हाथ 50 फीट लंबा और 10 फीट चौड़ा तेजी से आकार लेने लगा। पुश! उस क्यूआई आर्म की आवाज बिल्कुल किसी गरजते शेर या दहाड़ते बाघ जैसी थी और साथ ही ऐसा लगता था जैसे कोई तूफान सबको छुड़ा देने वाला हो। वो विशाल क्यूआई आर्म जंगली अंदाज में बेपरवाही से आगे बढ़ा। अगर उसके रास्ते में पहाड़ आए होते तो उन्हें तोड़ देता, और अगर समुंदर आते तो उन्हें चीर देता। हे शू यी को बचाने आए 2 रैंक 3 जू मास्टर्स,
उसके सामने एक मक्खी से ज्यादा कुछ नहीं थे। वो उन्हें एक झटके में दूर उड़ा ले गया। फिर वो क्यूआई आम मंच के बाहर तक फैल गया और चारों तरफ चीख पुकार और सदमे की आवाजें उठने लगीं। बहुत से दर्शक ज्यू मास्टर्स जो समय रहते हट नहीं पाए, वो विशाल क्यूआई आम उन्हें कुचलते हुए कीमा बना गया। हे लू लान और उसका पूरा समूह डरते हुए पीछे हटने लगा ताकि सीधे वार की चपेट में ना आ जाए। मौत को बुला रहा है, इसे मार दो, ये सचमुच हम पर हमला कर रहा है। चलो सब मिलकर इस पर टूट पड़ो। हे लू लैन और उसका समूह जो हमले की सीधी मार से तो बच गया था, एक के बाद एक आगे बढ़े और तुरंत उस क्यूआई आम को तोड़कर चकनाचूर कर दिया। हा मो शी क्वांग के चेहरे पर जरा भी डर नहीं था, बल्कि इतने सारे ग्यू मास्टर्स का सामना करते हुए वो और भी ज्यादा खुश हो गया था। उसके अंदर बैटल इंटेंट आग की तरह भड़क उठा। वो पीछे हटने के बजाय आगे बढ़ा, बिल्कुल उस बाघ की तरह जो पहाड़ से उतरकर हमला बोलता है। उसकी दाढ़ी हवा में लहरा रही थी जब वो चीखता हुआ हे लू लैन और उसके समूह की ओर लपका। नॉट गुड। थर्ड ब्रदर फिर से बजर्क हो गया। अब लियू वेनवू भी शांत नहीं रह सका। उसने हाथ घुमाते हुए आदेश दिया, सब लोग मेरे साथ चलो, थर्ड ब्रदर को संभालना होगा। और इसी के साथ लियू ट्राइब की ओर से भी लोग युद्ध में कूद पड़े। हीरोज असेंबली पलक झपकते ही एक भयानक युद्धभूमि में बदल गया। ऐसा विशाल और अराजक संग्राम इससे पहले कभी नहीं देखा गया था। मो शी क्वांग इधर उधर पागलों की तरह टूट पड़ा था, कोई दिशा उसके लिए मायने नहीं रखती थी। वहीं हे लू लैन और उसका समूह बड़ी आसानी से मौका निकालकर हे श्यू वी को उठा ले गए और पीछे हटने लगे। चाय ट्राइब के गू मास्टर्स वाटर डीमन हाउ जीलियू की ओर टूट पड़े और गंभीर रूप से घायल हाउ जीलियू जान बचाने के लिए इधर उधर भागता ही रह गया। चारों तरफ बस अराजकता थी। शिट, ये तो सिर्फ हीरोज असेंबली है, हम इतनी बड़ी लड़ाई बिल्कुल नहीं होने दे सकते। अगर इतना भारी नुकसान हो गया तो इंपीरियल कोर्ट के लिए मुकाबला कैसे करेंगे? अब क्या करें? अगर हमारी तरफ से जीत भी गए तो भी बहुत बुरी हालत होगी। लियू वेनवू और हे लू लान दोनों महसूस कर रहे थे कि हालात हाथ से निकल चुके हैं। वे इसे रोकने की कोशिश करते रहे, लेकिन किसी पर कोई असर नहीं हो रहा था। हाओ! उसी समय दूर कहीं से एक बेहद वीरान और दिल दहला देने वाली भेड़िए की हुआ सुनाई दी, इतनी तेज कि मानो कोई बीस्ट एम्परर खुद मैदान में उतर आया हो। हाओ! इसके तुरंत बाद अनगिनत भेड़ियों की हुआ गूंज उठीं। उन सभी आवाज़ों ने मिलकर एक महान गरिमामयी आसमान जमीन को हिलाने वाली गूंज पैदा कर दी। क्या हुआ? क्या यहां वुल्फ टाइड आ रही है? इतने सारे वुल्व्स, नाइट वुल्व्स भी, विंड वुल्व्स भी, टर्टलबैक वुल्व्स भी। अरे रुको, यहां वाटर वुल्व्स और वर्मिलियन फ्लेम वुल्व्स भी हैं। ये घबराई हुई आवाज़ें चारों तरफ फैल गईं। लोग लड़ाई छोड़कर मुड़े और दूर से आते वुल्व्स की तरफ देखने लगे। सामने जो नजर आया वो किसी भी दिल को ठंडा कर देने वाला था। चारों दिशाओं से एक विशाल वुल्फ आर्मी उमड़ती चली आ रही थी। नॉर्दर्न प्लेन्स के हर तरह के वुल्व्स एकजुट होकर एक ही झुंड की तरह गरजते हुए आगे बढ़ रहे थे। काले और फुर्तीले नाइट वुल्व्स, हवा की तरह लहराते विंड वुल्व्स, ढाल जैसे मजबूत टर्टलबैक वुल्व्स, बर्फ जैसे सफेद वाटर वुल्व्स और आग की लपटों में लिपटे वर्मिलियन फ्लेम वुल्व्स। ये सारे वुल्फ ग्रुप्स मिलकर हर एक में 10-10 हजारों की गिनती पूरी नज़र को ढकते चले गए। लोगों की सांसें अटक गईं और दिल में एक ठंडी सहरन उतर आई। इन वुल्फ ग्रुप्स के बीच से कुछ लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। फार्म स्लग गू, ब्लैक स्किन फैट आर्मर बीटल्स ढेर सारी सामग्री ढो रहे थे और लिजार्ड हाउस गू अपने चारों पैरों से भारी भरकम चल रहे थे। इनके बीच एक विशाल ट्राइब का झंडा हवा में लहरा रहा था जो मेन टेंट की पहचान बता रहा था। उस नीले झंडे पर बड़े अक्षर में लिखा था जी। ये तो जी ट्राइब है। तो क्या ये चांगशान यिन की वुल्फ आर्मी है? लेकिन सुना था कि चांगशन यिन ने लगातार 3 ट्राइब से लड़ाई की थी। फिर उसकी वुल्व्स इतनी ज्यादा कैसे बढ़ गईं? हर किसी के मन में शंकाएं और सवाल उठने लगे। हमारी इंटेल के हिसाब से वुल्फ किंग के पास नाइट वुल्व्स, विंड वुल्व्स और टर्टलबैक वुल्व्स थे, लेकिन ये वाटर वुल्व्स और वर्मिलियन फ्लेम वुल्व्स कहां से आ गए? लियू वेनवू का चेहरा गहरा होता चला गया। बिग ब्रदर, मो शी क्वांग उसके पास लौट आया। सामने फैली वुल्फ ग्रुप्स की विशाल भीड़ देखकर उसका दिल तक धक धक करने लगा था। वाटर वुल्व्स तो समझ में आते हैं, आखिर जी ट्राइब क्रेसेंट लेक में इतने समय से रुकी हुई थी और वहां ये बहुत मिलते हैं। लेकिन कोई मुझे बताएगा कि ये 80,000 वर्मिलियन फ्लेम वुल्व्स कहां से आए? वर्मिलियन फ्लेम वुल्व्स, विंड वुल्व्स, वाटर वुल्व्स और नाइट वुल्व्स से कहीं ज्यादा रेयर होते हैं और वाइल्ड वुल्व्स में सबसे ताकतवर अटैक पावर इन्हीं की होती है। हमें ये साफ साफ पता करना पड़ेगा कि चांगशन यिन को इतनी जबरदस्त ताकत अचानक मिली कहां से? कोई बताएगा? एक ही पल में अनगिनत ट्राइब लीडर्स और एल्डर्स अपने अपने इंटेल इकट्ठा करने वाले जू मास्टर्स को कोसने लगे।
वर्मिलियन फ्लेम वुल्फ्स को छोड़ो, पहले उस सबसे बड़े नाइट वुल्फ को देखो। क्या वो वुल्फ एम्परर है? जोंग फे यू ने उंगली उठाकर चिल्लाते हुए कहा। असल में जैसे ही वो नाइट वुल्फ एम्परर दिखाई दिया, कई नजरें पहले ही उसको परख रही थीं। ये सच में नाइट वुल्फ एम्परर है, बेकाओ च्वान ने उसकी अथॉरिटी पहचानकर सूखे गले से कहा। सबके मुंह से एक साथ सांसें निकल गईं। वुल्फ एम्परर। ये तो सीधे सीधे रैंक 5 गू मास्टर की ताकत के बराबर होता है। चांगशन यिन तो बस रैंक 4 गू मास्टर था, और वो एक वुल्फ एम्परर पर नियंत्रण भी रखता है। सच ही है नॉर्दर्न प्लेन्स का स्थापित नाम, वो इंसान जिसने कभी अकेले ही हाटू गू और उसकी बैंडिट्स वाली पूरी टुकड़ी को खत्म कर दिया था। एक चलता फिरता लेजेंड। धत, इसकी ताकत इतनी बढ़ कैसे गई? वुल्फ एम्परर के बाद तो ये मा जुन, जांग बाओया और यांगपो टियान के बराबर खड़ा हो गया है। बदला लेने की आग में तपते पेयान फे ने मुट्ठियां भींच लीं। उसके सामने फैली ग्रैंड वुल्फ आर्मी उसे बेबसी और हार का एहसास दे रही थी। वुल्फ आर्मी को अपनी ओर बढ़ते देखकर हर चेहरे पर डर और सख्त गंभीरता उतर आई। लड़ाई की अफरा तफरी थम गई। सभी लोग लियू वेनवू और हे लू लान की तरफ जुटने लगे और अपनी अपनी फॉर्मेशंस में खड़े हो गए। थोड़ी ही देर में सबकी आंखों के सामने फैंग युआन सफ़ेद आंखों वाले विशाल वुल्फ पर सवार होकर जी ग्वांग और बाकी लोगों के साथ आगे बढ़ा और हे लू लान के सामने आ खड़ा हुआ। वुल्फ किंग चांगशान यिन, तुम्हारा नाम तो बहुत सुना है। हे लू लान ने सबसे पहले उसे अभिवादन किया। हे लू लैन का चौड़ा सा शरीर गुस्सैल भालू जैसा, उसके टेढ़े मेढ़े चमकते सफ़ेद दांत किसी खंजर जैसे जो सामने वाले को निर्दयता का एहसास दिलाते थे। उसकी त्रिकोण आंखें चमक रही थीं, धमकी से भरी हुई। ये आदमी कितना व्यभिचारी है, ये नॉर्दर्न प्लेन्स का हर व्यक्ति जानता था। फैंग युआन हल्की हंसी हंसते हुए अपनी नज़र लियू वेनवू पर ले गया। लियू वेनवू सफ़ेद कपड़े पहने था, चारों तरफ एक स्कॉलरली एहसास फैलाता हुआ जैसे कोई परफेक्ट यंग मास्टर हो। उसकी आंखें नरम, चेहरा किसी चिकने जेड जैसा। उसके बगल में 9 फीट ऊंचा इंकमैन खड़ा था, काला शरीर, सफ़ेद बाल, मानो कोई पहरेदार। यही था इस इंपीरियल कोर्ट कॉम्पिटिशन का नंबर 1 फियर्स जनरल मो शिक्वांग। फैंग युआन की गहरी, चीरती हुई नज़र पड़ते ही लियू वेनवू के दिल की धड़कन एक लम्हे को रुक गई। उसे कुछ गड़बड़ महसूस हुई। चांगशान यिन और चांग ट्राइब की दुश्मनी क्रेसेंट लेक की लड़ाई के दौरान जी ट्राइब ने पूरी दुनिया में फैला दी थी, और अब चांग ट्राइब तो लियू वेनवू के अधीन आ चुका था। ऐसे में अगर चांगशान यिन को चांग ट्राइब से बदला लेना है तो रास्ता लियू वेनवू से होकर ही गुजरेगा। फैंग युआन ने अपनी नज़रें वापस खींची और हे लू लैन की तरफ देखते हुए बिल्कुल साधारण लेकिन पूरे मैदान में गूंजती आवाज़ में बोला, मैं वापस इसलिए आया हूं, बदला लेने। और ठीक इसी समय इंपीरियल कोर्ट की कॉम्पिटिशन भी चल रही है, तो इस बहाने नॉर्दर्न प्लेन्स के सारे बड़े बड़े हीरोज से मुलाकात भी हो जाएगी। ब्रदर लू लैन, क्यों ना हम दोनों एक साथ मिलकर चलें? हे लू लैन की आंखों की पुतलियां सिकुड़ गईं, लेकिन उसके चेहरे पर खुशी की बिजली दौड़ गई। वो तुरंत आगे बढ़ा, फैंग युआन के कंधे पकड़कर हंसते हुए बोला, अगर वुल्फ किंग साथ दे रहा है तो इससे बड़ा सम्मान मेरे लिए कुछ नहीं। हे ट्राइब के लोग एकदम उफान में आ गए, जबरदस्त शोर में खुशी से चिल्लाने लगे। आपका हार चुका ओपोनेंट हाउ जी लियू लॉर्ड वुल्फ किंग को प्रणाम करता है। वाटर डीमन घबराए हुए फैंग युआन को झुककर सम्मान दे रहा था। हे लू लान के चेहरे पर तुरंत कठोरता आ गई। वो पलटकर देखने लगा। हाउजी लियू ने कुछ काम जरूर किए थे, लेकिन अगर उसने चांगशन यिन को नाराज किया तो ही लो लन को गुडविल दिखाने के लिए उसे वहीं मारना पड़ता। लेकिन फांग युआन ने सिर हिलाकर कहा, कोई बात नहीं, अब से बस अपना काम अच्छे से करते रहना। हाउजी, लियू ने राहत की एक भारी सांस छोड़ दी। हाँ हाँ हाँ, वुल्फ किंग सच में बड़े दिल वाला है, ऐसी मैग्नानिमिटी, मैं तो दंग हूं। हे लू लान की हंसी और जोरदार हो गई। हाउ जी लियू रैंक 4 अपर स्टेज गू मास्टर था, एक बड़ा एक्सपर्ट, और अब तो वो दोनों तरफ से सुरक्षित हो गया था, इसलिए उसका खुशी से फूलना स्वाभाविक था। हे ट्राइब खुशियों में डूबा हुआ था, जबकि लियू ट्राइब बिल्कुल गंभीर हो गया। चाहे लियू वेनवू ने ये पहले ही अंदाजा लगा लिया था, लेकिन फिर भी उसका मन कड़वाहट से भर गया। अगर पता होता कि बात यहां तक पहुंचेगी तो मैं चांग ट्राइब की बात मानने को तैयार ही नहीं होता। आखिर एक चांग ट्राइब की औकात ही क्या है चांगशन यिन के सामने? लेकिन अब जो हो चुका है उसे मैं बदल नहीं सकता। लियू वेनवू ने मन ही मन एक भारी सांस ली। यान की ईयर उसकी होने वाली पत्नी थी, लेकिन उसे वो छोड़ भी सकता था। सिर्फ इसलिए नहीं कि पुराने पेट्रियार्कल रिवाज मौजूद थे, बल्कि इसलिए भी कि यान ट्राइब पूरी तरह नष्ट हो चुका था। लेकिन चांग ट्राइब अभी भी पूरी ताकत के साथ खड़ा था। अगर वो चांग ट्राइब को इस समय छोड़ देता तो उसके अधीन आने वाले बाकी सभी ट्राइब्स के दिलों में डर और असुरक्षा घर कर जाती। लियू वेनवू ऐसा नहीं कर सकता था। तभी चारों तरफ से आवाजें उठने लगीं। हे ट्राइब लीडर, मेरी वैंग ट्राइब तुम्हारे साथ जुड़ना चाहती है, क्या कहते हो? हे लू लैन,
इस बार मेरी फैंग ट्राइब भी तुम पर दांव लगाएगी। ये ट्राइब भी हे ट्राइब के अधीन होना चाहती है। कुछ ही पलों में जितने बड़े ट्राइब्स अब तक उलझन में थे, उन्होंने तुरंत हे लू लैन की तरफ झुकाव दिखा दिया। लियू वेनवू के पास मोशी क्वांग जैसा फियर्स जनरल जरूर था, लेकिन हे लू लान के साथ अब वुल्फ किंग चांगशान यिन भी खड़ा था। और इतनी विशाल वुल्फ ग्रुप अगर उनके आगे आगे चले तो आगे आने वाले युद्धों में न जाने कितने लोगों की जानें बच सकती थीं। इस तरह यूटीएन के हीरोज असेंबली में सभी ट्राइब्स ने अपने अपने फैसले कर लिए। ज्यादातर हे लू लैन के साथ चले गए और बाकी लियू वेनवू की ओर। हाँ, लियू ट्राइब के लड़के, अब अगली मुलाकात बैटलफील्ड पर होगी। ब्रदर लूलैन, फिर मिलेंगे। अभी लड़ाई का समय नहीं था। यूटियान के बाहर अभी कई और शक्तिशाली ताकतें मौजूद थीं। दोनों समूह सतर्क रहते हुए अपने अपने मुख्य कैंप की ओर लौटने लगे। वापसी के दौरान लियू वेनवू का चिंतन। लियू वेनवू ने इंटेल वाले ट्राइब एल्डर को सबके सामने फटकारा। ये चांगशन यिन की वुल्व्स आखिर आई कहाँ से? तुरंत पता करो, साफ साफ जांच करो। जी यंग मास्टर, इस गलती की भरपाई मैं जरूर करूंगा। ट्राइब एल्डर पसीने से भीगा हुआ वहां से भागा। मोशी क्वांग ने आगे बढ़कर कहा, ब्रदर, चिंता मत करो। चाहे उसके पास कितनी भी वुल्व्स हों, मैं सीधे जाकर उस चांगशन यिन को खत्म कर सकता हूं। लेकिन लियू वेनवू गहरे विचारों में खोया था। एनस्लेवमेंट पाथ मास्टर से लड़ने का सबसे सही तरीका होता है लीडर को काटकर खत्म कर देना। लेकिन अब चांगशन यिन तो ही लोलन के साथ मिल चुका था। अगली बार जब बैटल में सामना होगा, हे ट्राइब उसे ढाल बनकर सुरक्षा देगा। उस वक्त चांगशन यिन को मार पाना बेहद मुश्किल हो जाएगा। लेकिन लियू वेनवू अपने स्वॉन ब्रदर की चिंता को नजरअंदाज भी नहीं कर सकता था। वो हल्की मुस्कान के साथ मोशी क्वांग के कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, हे थर्ड ब्रदर, तुम तो ऐसे वॉरियर हो जो आराम से दुश्मन का सर काट लाओ। तुम्हारी ताकत पर मुझे शक कैसे हो सकता है? मोशी क्वांग हंस पड़ा, बिग ब्रदर, आपने सेकंड ब्रदर को भूल ही गए। बस वो अपनी क्लोज कल्टिवेशन से बाहर आ जाए, फिर हम तीनों भाई साथ मिलकर पूरे नॉर्दर्न प्लेन्स में किससे डरेंगे? सेकंड ब्रदर? लियू वेनवू की आंखों में चमक आ गई। उसके दिल का बोझ हल्का होने लगा। सही कहा, सेकंड ब्रदर बाहर आ जाए तो चांगशन यिन हमारा मुकाबला नहीं कर पाएगा। लेकिन अभी हमें हे ट्राइब से नहीं उलझना चाहिए। वो ट्राइब बहुत झंझट वाला है। पहले वेस्ट एरिया फतह करते हैं, ताकत जमा करते हैं, फिर खुद को मजबूत बनाएंगे। जो तुम कहो ब्रदर, मैं तुम्हारे पीछे ही चलूंगा। हे लू लान और फैंग युआन के बीच बातचीत। उधर दूसरी तरफ हे लू लान जोर से हंसता हुआ बोला, हा, आज के बाद यूटीएन हीरोज असेंबली की खबर चारों तरफ फैल जाएगी। आसपास की सारी ताकतें सिर पकड़कर बैठ जाएंगी। ब्रदर शानयेन, तुम्हारी ये वुल्फ आर्मी देखकर सबके दिल में शक और डर दोनों पैदा होगा। फैंग युआन की ताकत को हे लू लैन पहले से ही देख रहा था, और अब जब वो खुद चलकर उसके साथ जुड़ गया था तो हे ट्राइब लीडर के लिए उसका मान बढ़ाना जरूरी था। वो चांगशन यिन को बराबरी का दर्जा ही नहीं दे रहा था, बात करते करते उसे भाई भी कहने लगा था। फैंग युआन समझ गया कि हे लू लैन उसके वुल्फ ग्रुप के बारे में असली बात निकालना चाहता है। वो सहज हंसी के साथ बोला, सच तो यह है कि मुझे भी इतने बड़े गेंस की उम्मीद नहीं थी। ऑनियन वैली में मैंने कुछ वुल्व्स छोड़ दिए थे। कौन जानता था कि सालों बाद वे इतने बढ़ जाएंगे। जे ग्वांग भी तुरंत बोला, हाँ, जब लॉर्ड सुप्रीम एल्डर ऑनियन वैली से निकले थे तो उन अनगिनत वुल्व्स को देखकर हम सब दंग रह गए थे। असल में ऑनियन वैली में फैंग युआन ने अकेले जाकर स्टारगेट खोल दिया था और उसे हु इमॉर्टल ब्लेसड लैंड से जोड़ दिया। फिर वहां के लगभग सारे वुल्व्स बाहर निकाल लाया। जब वो इतना बड़ा वुल्फ ग्रुप लेकर जी ट्राइब वापस आया तो पूरा ट्राइब अवाक रह गया, और ऑनियन वैली की उसकी असली हरकत भी पूरी तरह छुप गई। अब उसका सबूत पहाड़ जितना मजबूत था। हे लू लैन फिर जोर से हंस पड़ा, हा, ब्रदर शान यिन की किस्मत वाकई कमाल की है। वुल्व्स को खुद पनपने देना आमतौर पर बेकार रहता है, कोई खास फायदा नहीं मिलता। लेकिन ब्रदर को तो बहुत बड़ा गेन मिल गया। हेवन खुद भी चाहता था कि तुम फिर से दुनिया के सामने आओ। सच कहूं, तुम्हारे गायब होने के बाद नॉर्दर्न प्लेन्स जैसे सूना पड़ गया था। उसकी बातें तो सीधी सीधी चापलूसी थीं, जैसे पूरी नॉर्दर्न प्लेन्स में चांगशान यिन के अलावा कोई और था ही नहीं। फांग युआन ने जानबूझकर अहंकारी मुस्कान देते हुए कहा, इस बार मैं बदला लेने आया हूं। लेकिन मा जुन, यांग पोयिंग और जियांग बाओ या से भी एक बार अच्छी तरह स्पर करना चाहता हूं। और आखिर में इंपीरियल कोट ब्लेस्ड लैंड का इस्तेमाल करके अपनी कल्टिवेशन को और ऊंचा करना चाहता हूं। ये कहते हुए उसने ऐसा रूप लिया मानो इंपीरियल कोर्ट उसी की निजी जागीर हो। उसका इतना घमंडी अंदाज देखकर वाटर डीमन हाउ जी लियू ने भी दांत भींच लिए। है, यही होता है एक सच्चे नॉर्दर्न प्लेन्स मैन की एस्पिरेशन। हे लू लैन ने अंगूठा दिखाते हुए फैंग युआन की तारीफ की
और एक जू वर्म निकालकर उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, अच्छा ग्यू तो हमेशा हीरोज के लिए होता है। ब्रदर शान येन मेरे पास आया, ये मेरा सम्मान है। ये रैंक 5 जीयू हमारी मुलाकात का तोहफा है, कृपया स्वीकार करें। फैंग युआन ने देखा, ये टर्टल जेड वुल्फ स्किन गू था जिसकी डिफेंस बेहद मजबूत थी। अपने पिछले जीवन में उसने इसकी रेसिपी सुनी थी। रैंक 5 टर्टल जेड वुल्फ स्किन जू एक जीवित टर्टल बैक वुल्फ एम्परर से बनाया जाता है। अगर उसे सच में ऐसा वुल्फ एम्परर मिल जाए तो उसे सैक्रिफाइस कर गू बनाने के बजाय फैंग युआन उसे अपनी सेना का हिस्सा बनाना पसंद करेगा। ट्रेजर येलो हेवन से वो रैंक 5 जू जरूर ले सकता था, लेकिन इस जीयू को पाना उसकी एंस्लेवमेंट पाथ के लिए सबसे सही था, और इसे हासिल करने में उसके इमॉर्टल एसेंस स्टोन्स भी खूब खर्च होते, जबकि फैंग युआन के पास सिर्फ 2 स्टोन्स बचे थे। ऐसे में ये गू मुफ्त में मिलना सबसे बढ़िया सौदा था। अच्छा, तो इसे मैं खुशी से स्वीकार करता हूं। फैंग युआन ने बिना झिझक जीयू उठा लिया। 12 दिन बाद गुप्त कमरे के भीतर फैंग युआन एक गद्दी पर सीधा बैठा था। दोनों आंखें बंद थीं, पूरा शरीर तना हुआ, लेकिन मन बिल्कुल शांत, जैसे कोई स्थिर झील हो। उसका पूरा ध्यान उसके एपर्चर में मौजूद टर्टल जेड वुल्फ स्किन जीयू पर ही केंद्रित था। इस समय वो जीयू उसके पहले एपर्चर के प्राइमीवल सी के ऊपर तैर रहा था। फैंग युआन लगातार उसे प्राइमीवल एसेंस उंडेल रहा था, जिसकी वजह से गू से जेड जैसे हल्के हरे रंग की चमक फैल रही थी। ये प्रकाश उसके एपर्चर से बाहर निकलकर पूरे शरीर पर फैल गया था। धीरे धीरे वो प्रकाश मध्यम पड़ने लगा, और फिर पूरा टर्टल जेड वुल्फ स्किन गू टूटकर असंख्य छोटे छोटे चमकीले कणों में बदल गया, पूरी तरह नष्ट होकर विलीन हो गया। फैंग युआन पहले से मानसिक रूप से तैयार था। टर्टल जेड वुल्फ स्किन गू को उपयोग के लिए भस्म होना ही होता है, और ये गू मास्टर के शरीर पर गहरे निशान छोड़ देता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे ब्रॉन्ज स्किन गू और आयरन बोन गू करते हैं। पिछले कई दिनों से लगातार सेक्लूजन में था, अब जाकर मेरा शरीर टर्टल जेड वुल्फ स्किन में रिफाइन हो गया है। धीरे धीरे फैंग युआन ने आंखें खोलीं और अपनी बाहों को देखने के लिए आस्तीन पीछे की। त्वचा पहले जैसी ही दिख रही थी, सामान्य मांस के प्राकृतिक रंग वाली। पर फैंग युआन ने एक डैगर निकाला और बिना किसी हिचक के अपनी बाह पर बेरहमी से चलाया। ठीक उसी क्षण टर्टल जेड वुल्फ स्किन गू का प्रभाव सक्रिय हो गया। जैसे ही धार त्वचा से टकराई, त्वचा झटके से जेड जैसे हरे रंग की हो गई और उस पर कछुए के खोल जैसी हल्की सी रेखाएं धड़कने लगीं। त्वचा को काटना ऐसा लग रहा था जैसे किसी आयन या जेड से टकरा रहे हों, लेकिन फिर भी उसमें लचीलेपन की कमी नहीं थी। फैंग युआन ने संतोष भरा सिर हिलाया। टर्टल जेड वुल्फ स्किन गू रैंक 5 है, इसकी डिफेंसिव ताकत सचमुच अद्भुत है। सबसे बढ़िया बात यह है कि इसे सक्रिय करने की भी जरूरत नहीं पड़ती। जैसे ही कोई हमला आता है, ये अपने आप रक्षा कर लेता है, और उसमें प्राइमीवल एसेंस की जरा सी भी खपत नहीं होती। बेहद उपयोगी है। गू इमॉर्टल के लिए रैंक 5 गू हासिल करना कोई मुश्किल काम नहीं था, लेकिन मॉर्टल गू मास्टर्स के लिए ये अत्यंत दुर्लभ चीज थी। कई रैंक 5 गू मास्टर्स के पास पूरी जिंदगी में सिर्फ एक ही रैंक 5 जीयू होता है। कुछ तो इतने अभाव में होते हैं कि उनके पास रैंक 5 जीयू भी नहीं होता, और उन्हें मजबूरी में रैंक 4 जीयू को ही उसका स्थानापन्न बनाकर इस्तेमाल करना पड़ता है। लेकिन फैंग युआन से मिलते ही हे लुलान ने बिना देर किए टर्टल जेड वुल्फ स्किन गू देकर उसे लुभाने की कोशिश की। देखने वालों की नज़र में ये एक बहुत बड़ा निवेश था, पर फैंग युआन के लिए रैंक 5 जीयू कोई खास मायने नहीं रखता था, लेकिन इससे उसे हे लुलान की सच्चाई और इरादे साफ महसूस हुए। टर्टल जेड वुल्फ स्किन की मॉडिफिकेशन पूरी हो चुकी है। अब अगला कदम है अपनी ताकत बढ़ाना। फैंग युआन गद्दी पर सीधा बैठकर हर पल को पकड़ता रहा, बिना समय गंवाए अपनी शक्ति बढ़ाने में जुटा रहा। उसने स्ट्रेंथ ऑफ 10 जुनगू बाहर निकाला। यह जीयू किसी लोहे के भारी वजन की तरह दिखता था। प्राइमीवल एसेंस डालते ही ये फैंग युआन के सिर के ऊपर हवा में ठहर गया और फिर एक दमकते तेज प्रकाश से फैल गया, जिससे एक विशेष स्ट्रेंथ पाथ का डाउ मार्क फैंग युआन के शरीर पर अंकित होने लगा। समय बीतने के साथ फैंग युआन की ताकत धीरे धीरे लेकिन मजबूती से बढ़ती गई। काफी देर तक वो लगातार अपनी शक्ति पर मेहनत करता रहा। पहले जो 5 स्ट्रेंथ ऑफ 10 जुनगू उसने खरीदे थे, वे सारे अब खत्म हो चुके थे। अब आगे उसे हे ट्राइब के भंडार से स्ट्रेंथ ऑफ 10 जुनगू लेना पड़ेगा। इस समय तक फैंग युआन के शरीर के भीतर कुल 60 जून की शक्ति समा चुकी थी, उसके शरीर की गहराइयों में सुरक्षित। 10 जून 300 जिन के बराबर ताकत होती है। 60 जून यानी 1800 जिन की शक्ति। धरती पर ग्रीन ड्रैगन क्रेसेंट ब्लेड का वजन सिर्फ 82 जिन था। अब जबकि मैंने इस शरीर को टर्टल जेड वुल्फ स्किन से रिफाइन कर लिया है, यह लगभग 100 जून की शक्ति को सहन कर सकता है। 100 जून या उससे ज्यादा ताकत ही रैंक 5 रेल्म की सीमा मानी जाती है। जिन स्ट्रेंथ गू और जुन स्ट्रेंथ गू की रेसिपीज एक रैंक 7 गू इमॉर्टल की खोज थीं। परंपरागत बीस्ट स्ट्रेंथ जीयू की तुलना में इन्हें रिफाइन करना आसान था,
खर्च भी कम आता था, इसी वजह से उत्तर में ये बहुत फैल गए। फैंग युआन ने बीस्ट फैंटम गू को छोड़कर जुन स्ट्रेंथ गू अपनाया, न सिर्फ वर्तमान युग की प्रगतियों के साथ तालमेल रखने के लिए, बल्कि अपना रास्ता आसान बनाने और अपनी असली पहचान को छुपाए रखने के लिए भी। लेकिन जुन स्ट्रेंथ ज्यू ताकत के रास्ते की मूल समस्या को हल नहीं कर सकता था। फैंग युआन के भीतर भले ही 60 जून की शक्ति मौजूद थी, लेकिन व्यवहार में वो उसका सिर्फ एक छोटा हिस्सा ही इस्तेमाल कर पाता था। इस समस्या का हल केवल ऑल आउट एफर्ट जीयू ही दे सकता था। ऑल आउट एफर्ट गूगू मास्टर को अपने पूरे शरीर की शक्ति को एक साथ इस्तेमाल करने की आज़ादी देता है, पूरी ताकत को बिना किसी रोक टोक के बाहर लाने की अनुमति। यही कारण है कि स्ट्रेंथ पाथ में इसे मूल सबसे ज़रूरी जीयू माना जाता है। इसीलिए फैंग युआन ने तय किया कि ये उसके सेकेंड एपर्चर का वाइटल ज्यू बनेगा। लेकिन दिक्कत ये थी कि ऑल आउट एफर्ट ग्यू महज रैंक 3 ग्यू था, और वो भी विदेशी भूमि में दबकर केवल रैंक 2 के बराबर रह गया था। फैंग युआन के पास रैंक 4 ऑल आउट एफर्ट गू की रेसिपी मौजूद थी। इसलिए बस इतनी शर्त थी कि वो नॉर्दर्न प्लेन्स में रहकर इसे रिफाइन करे, तभी ये सप्रेशन से बच सकेगा। लेकिन आगे शक्ति जमा करते जाना मुश्किल होगा। टर्टल जेड वुल्फ स्किन मेरी ताकत को सहन करने में तो मदद देता है, लेकिन एनस्लेवमेंट पाथ में इसका कोई लाभ नहीं। 2 एपर्चर्स हैं, पर शरीर तो एक ही है। इस दुनिया में बहुत कम चीज़ें थीं जो इंसान की हर ज़रूरत पूरी कर सकें। स्ट्रेंथ पाथ को आगे बढ़ाते समय वो एक साथ एनस्लेवमेंट पाथ को नहीं बढ़ा सकता था। अगर उसे एनस्लेवमेंट पाथ पर आगे बढ़ना होता तो फैंग युआन को टर्टल जेड वुल्फ स्किन गू नहीं, बल्कि एक दूसरा रैंक 5 गू चुनना चाहिए था, जिसे वुल्फ टोटम गू कहते हैं। यह जीयू भेड़ियों के झुंड को शरीर में संग्रहित करने की क्षमता रखता था। हर वाइल्ड वुल्फ जिसे वो अपने अंदर रखता, उसकी त्वचा पर उसी के नाम का एक वुल्फ टैटू बन जाता। एनस्लेवमेंट पाथ वाले कई गू मास्टर्स अपने अपने टोटम गू चुनते थे और अपनी एलीट ट्रूप्स को अपने शरीर में ही संग्रहित रखते थे। संकट के क्षणों में वे अपना शरीर खोल देते और उनके एलीट सैनिक बाहर निकलकर उनके लिए लड़ते। पहले भी फैंग युआन ने रैंक 4 इम्पर्मनेंस बोन गू का इस्तेमाल किया था, जिससे उसकी सोल और मजबूत हुई थी। लेकिन इम्पर्मनेंस बोन ज्यू स्ट्रेंथ पाथ में किसी तरह का लाभ नहीं देता था। फैंग युआन स्ट्रेंथ और एनस्लेवमेंट दोनों पाथ का गू मास्टर था, लेकिन यह आसान नहीं था। थोड़ी सी चूक दोनों रास्तों के लिए भयंकर मुसीबत खड़ी कर सकती थी। फैंग युआन की मुश्किलें सिर्फ इतनी ही नहीं थीं। स्प्रिंग ऑटम सिकाडा धीरे धीरे फिर से जाग रही थी, और इसके साथ ही उस पर मौत का दबाव फिर से बढ़ता जा रहा था। ह्यू इमॉर्टल ब्लेस्ड लैंड में बार बार प्रवेश और बाहर निकलने से उसके स्टारलाइट फायरफ्लाई जू का भंडार भी तेजी से कम हो रहा था। इमॉर्टल क्रेन सेक्ट की हु इमॉर्टल ब्लेस्ड लैंड को पाने की तीव्र इच्छा, फिक्स्ड इमॉर्टल ट्रैवल जू के कारण उस पर किसी रहस्यमय शक्ति की निगाह, फिक्स्ड इमॉर्टल ट्रैवल और ग्रुअल मड इमॉर्टल जू की पुनर्प्राप्ति का झंझट, हु इमॉर्टल ब्लेस्ड लैंड की अर्थली कैलामिटी, डांगहू माउंटेन के नष्ट होने का संकट, हमेशा चांगशन यिन बने रहना और जरा सी कमजोरी या चूक न दिखाने का भारी मानसिक दबाव। उसकी स्थिति वास्तव में भयावह थी। कह सकते हैं कि वो चारों ओर से संकटों से घिरा हुआ था। लेकिन इन्हीं संकटों की वजह से मैं उस क्षण की उम्मीद कर सकता हूं जब मैं सारी झाड़ियां काटकर आगे बढ़ूंगा और हर चिंता से मुक्त हो जाऊंगा। फैंग युआन ने ठंडी हंसी छोड़ी, मन को स्थिर किया और अपने गुप्त कमरे से बाहर निकल आया। बाहर 2 रैंक 3 ग्यू मास्टर्स पहरेदारों की तरह खड़े थे। वुल्फ किंग की पहचान ही इस कड़ी सुरक्षा का मुख्य कारण थी। हे ट्राइब कैंप पहुंचते ही उन्होंने तय कर लिया था कि उसकी सख्त निगरानी और सुरक्षा की जाएगी। प्रणाम लॉर्ड वुल्फ किंग। फैंग युआन को बाहर आते देख दोनों गू मास्टर्स ने तुरंत सलाम किया और सूचना दी, लॉर्ड हे लू लैन ने सभी लॉर्ड्स को महत्वपूर्ण कार्य के लिए आयोजित भोज में बुलाया है। हे ट्राइब के कॉम्पाउंड में लौटने के बाद हे लू लैन ने लगभग 3 दिनों तक एक बड़ा भोज दिया था और 5 दिन तक छोटे भोज चलते रहे। फैंग युआन को कई निमंत्रण भेजे गए, लेकिन वो कल्टिवेशन में इतना व्यस्त था कि हर निमंत्रण उसने सीधे अस्वीकार कर दिया। वो समय से दौड़ लगाकर अपनी शक्ति बढ़ा रहा था, और ये चांगशन यिन की घमंडी ऊंचे स्वभाव के बिल्कुल अनुकूल भी था। लेकिन इस बार का भोज अलग था, कुछ असाधारण। महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा। फैंग युआन के कदम थम गए। उसने भोजों को लेकर अपना सामान्य रवैया बदल दिया। चलो चलते हैं। गुप्त कमरा जमीन के नीचे बनाया गया था। फैंग युआन जब उस गुप्त कमरे से बाहर निकला और जमीन की सतह पर पहुंचा, तब तक रात अपना पर्दा बिछा चुकी थी। आसमान में गहरी अंधेरी चादर थी और उस पर तारे बिखरे हुए थे। दावत की ओर जाते हुए, जैसा कि उसने पहले ही अंदाजा लगा लिया था, आज का विषय ब्लड ओथ का ही था। पिछले कुछ दिनों की दावतों में हे लू लैन का वही पुराना विलास नहीं था। इस बार पूरा ध्यान नेताओं की बातचीत और गठबंधन के अनुबंधों पर था। यह हीरोज असेंबली वास्तव में सिर्फ शुरुआती चरण था, एक असली संघ स्थापित करने की तैयारी।
ऐसा संघ जो सभी पक्षों की शक्तियों को एकजुट कर एक ही अलायंस में बांध देगा। अलायंस के अनुबंध में बहुत सारी बातें पहले ही तय हो चुकी थीं। अब अलग अलग नेताओं का ध्यान अपनी अपनी ट्राइब्स के हित सुरक्षित करने पर था। फैंग युआन ने संधि की सामग्री देखी, उसे कोई समस्या नहीं दिखी, इसलिए बाकी सबकी तरह उसने भी पॉइजन वाओ ग्यू का प्रयोग किया। पॉइजन वाओ जीयू में प्रतिबंध लगाने की शक्ति होती है और यही आपसी विश्वास स्थापित करने की नींव माना जाता है। लेकिन फैंग युआन हमेशा की तरह इसमें भी अलग था। उसके पास ईटिंग वंस वर्ड्स ग्यू था। आने वाले 200 वर्षों में ये ग्यू वेस्टर्न डेजर्ट के एक चीफ द्वारा विकसित किया जाएगा। शांग क्लान सिटी के समय में उसने बाई निंग बिंग के साथ किया पॉइजन वाओ इसी ग्यू की मदद से तोड़ा था। और अब जब वो ट्रेजर येलो हेवन से जुड़ सकता था, तो यदि चाहे पॉइजन वाओ को हटाने के लिए उसे बस फिर से रिफाइन कर देना काफी था। मुख्य तंबू के अंदर उजाला छाया हुआ था। हर ट्राइब के लिए अलग सीटें सजी थीं। हे लू लान सबसे बीच वाली मुख्य सीट पर बैठा था। उसके बाईं ओर पहली सीट फैंग युआन की थी और उसके पीछे जी ग्वांग खड़ा था। युवा ट्राइब लीडर जे ग्वांग अपनी खुशी छिपा ही नहीं पा रहा था। अलायंस में दूसरी सीट पाना उसके लिए बहुत बड़ा सम्मान था और ये सब फैंग युआन से जुड़े होने का परिणाम था। इस लाभ ने उन्हें किसी भी साधारण मीडियम साइज ट्राइब से कहीं आगे पहुंचा दिया था। फैंग युआन के बाद वाली सीटों पर बड़ी ट्राइब्स वांग ट्राइब, फैंग ट्राइब और ये ट्राइब के नेता बैठे थे। उनके नीचे मीडियम साइज ट्राइब्स के नेता और सबसे अंत में छोटी ट्राइब्स के प्रमुख तथा रैंक 4 डेमोनिक पाथ एक्सपर्ट्स बैठे थे। अब गठबंधन ने अपने प्रारंभिक रूप में एकजुट होना शुरू कर दिया था। पहले तक वे ढीली रेत की तरह इधर उधर बिखरे हुए थे। हा, अब हम सब एक ही परिवार हैं। परंपरा के अनुसार अलायंस स्थापित होने के बाद एक भव्य दावत रखी जाती है। लेकिन ये सारी परंपराएं और रस्में सारा का सारा झंझट हैं। मैंने इससे कहीं बेहतर तरीका तैयार किया है। कमजोर शक्तियों को निगलने की जगह हमें जंगली भेड़ियों को इकट्ठा करना चाहिए, हे लू लान ने घोषणा की। कुछ ही क्षणों में सबकी नजरें फैंग युआन के चेहरे पर टिक गईं। फैंग युआन का चेहरा शांत था। उसकी नजरें एक एक व्यक्ति पर घूमी और उसके मन में साफ था कि इस अलायंस में शामिल होकर वो इतिहास की दिशा बदल चुका है। उसे धुंधला सा याद था 500 साल बाद की अपनी पिछली जिंदगी में कि हे लू लैन की अलायंस बनने के बाद उसने तुरंत पूर्व दिशा पर हमला बोला था और डोंगफैंग ट्राइब से खूनी युद्ध छेड़ दिया था। लेकिन ये अच्छा हुआ। हालांकि हे लू लान ने डोंगफैंग ट्राइब पर जीत पाई थी, लेकिन उसे भारी नुकसान उठाना पड़ा था। अब वो साफ तौर पर मेरे नाइट वुल्फ एम्परर को ध्यान में रख रहा है, जैसा कि पहले से अनुमान था। नाइट वुल्फ एम्परर के साथ वो असंख्य बीस्ट ग्रुप्स को अपनी सेना में जोड़ सकता है। वुल्फ ग्रुप का विस्तार मेरे लिए भी अत्यंत लाभकारी होगा। कुछ सोचने के बाद फैंग युआन ने सबकी ओर हल्का सा सिर हिलाया। यदि ऐसा है तो मैं अपना हिस्सा निभाऊंगा। पूरा शिविर एकदम शांत रहा, किसी ने भी विरोध में आवाज नहीं उठाई। जितने ज्यादा वुल्व्स होंगे उतना ही सबको लाभ होगा, कम हताहत होंगे और उनकी ट्राइब्स की शक्ति भी सुरक्षित रहेगी। चांगशन यिन पर ही लोलन की निर्भरता अब किसी से छिपी नहीं थी। हर कोई इसे समझता था और सहमत भी था। ऐसे महान एन्स्लेवमेंट पाथमास्टर का होना और उसे काम में न लेना तो बेकार ही होता। जहां तक वुल्फ किंग की बढ़ती शक्ति का सवाल था, उन्हें चिंता करने की जरूरत ही नहीं थी। उन्हें ईटिंग वंस वर्ड्स ग्यू के बारे में कुछ पता नहीं था। वे पूरी तरह पॉइजन वाओ ग्यू पर भरोसा किए बैठे थे। और अब जब कवेनेंट बन चुका था, उन्हें डरने की आवश्यकता नहीं थी कि वुल्फ किंग उनकी शक्ति या हितों को हथिया लेगा। चर्चा समाप्त होते ही पूरा हे ट्राइब अलायंस तेजी से सक्रिय हो गया। बड़ी और छोटी सभी ट्राइब्स के गू मास्टर्स पूरी निष्ठा से फैंग युआन के वुल्फ पैक के विस्तार में लग गए। तो गाइज, इसी के साथ आज का एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको कहानी पसंद आया हो तो एक प्यारा सा कमेंट और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। और हाँ, सब्सक्राइब करके जुड़ जाओ मैक्स मांगा एक्सप्लेन से। बेल आइकन भी ऑन कर लेना ताकि कोई भी अपडेट मिस ना हो। कल फिर मिलेंगे अगले एपिसोड के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। जय हिंद।